कानपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। 2 बेटों पर पिता ने जानलेवा हमला किया। एक बेटे की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। एक बेटे की हत्या के बाद पिता ने अपनी जान दी। कुछ दिन पहले पत्नी की मौत हुई थी। तनाव के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया। अरौल थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो एक बेटे की हत्या के बाद पिता ने खुद की जान दे दी। ईंट से 2 बेटों पर पिता ने हमला किया। कुछ दिन पहले ही पत्नी की मौत हुई थी। एक बेटे की मौत हो गई है जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि तनाव के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया है। वारदात के बाद खुद पिता ने भी जान दे दी। पहले 2 बेटों को ईंट से मारा, उन पर जानलेवा हमला किया। ओम बाबू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम बाबू, जो बेटा बचा है उसकी हालत कैसी है और पुलिस क्या बता रही है इस मामले में? जी, मैं आपको बताऊं कि पुलिस के डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी का बयान सामने आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बड़े बेटे का इलाज चल रहा है, जिसकी गंभीर स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। पिता जबकि छोटा बेटा के मृतक घोषित कर दिया गया है। पूरा मामला बड़ा ही चौंकाने वाला है। अरौल थाना क्षेत्र की घटना है। बताया जा रहा है कि पिता महीनों से भी डिप्रेशन का शिकार था और आए दिन वो झगड़ा करता था। आज उसने अपने दोनों बेटों को बड़ी ईंट से कुचल कर मारने का प्रयास किया और इस हमले से दोनों बेटे घायल हो गए। उसके बाद पिता ने खुद फांसी लगा ली और अपनी जान दे दी। जब तक पड़ोसी वहां पर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची और पिता को और दोनों बेटों को अस्पताल ले गई, जहां पर छोटे बेटे को मृत घोषित कर दिया गया और पिता को भी मृत घोषित कर दिया गया है। जबकि बड़े बेटे का इलाज अब फिलहाल चल रहा है, जिसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। परिजनों और आसपास के लोगों ने यह भी बताया है कि कुछ दिनों पहले, करीबन 3 माह पहले, इस हमलावर पिता की पत्नी की भी मौत हो गई थी। तब से वह बेहद डिप्रेशन में था और आए दिन झगड़ा फसाद करता था। उसने एक सुसाइड नोट भी वहां पर छोड़ा हुआ है, जिसमें उसने इस बात को लिखा है कि बच्चे उतने पैदा करो जितने पाल सको। तो यह एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट ही समझ में आ रहा है। जी, तो पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है, लेकिन शुरुआती जांच में जो सामने आया है वो ये कि तनाव के चलते इस व्यक्ति ने कदम उठाया। दोनों बेटों पर ईंट से जानलेवा हमला किया, जिसमें छोटे बेटे की जान चली गई और बड़े बेटे की हालत नाजुक है। इस शख्स की पत्नी की मृत्यु कुछ दिन पहले हुई थी। धन्यवाद बातचीत के लिए ओम बाबू। अपने 2 बच्चों को ईंट से मार दिया और खुद भी जो है वो जहर पी लिया था। बाद में जब उसने अंदर से दरवाज़ा बंद था, जब उसको खोला गया तो इनका एक छोटा बेटा जो है उसकी डेथ हो गई थी। इनको और इनके बड़े बेटे को जब हॉस्पिटल में भेजा गया, बाद में हॉस्पिटल में भी इनकी खुद की मृत्यु हो गई है और बड़े बेटे का इलाज चल रहा है। पूछताछ पर पता चला कि ये डिप्रेशन के शिकार थे और इनकी पत्नी की भी डेथ पूर्व में हो चुकी है और एक घर से कोई अपना रफ्त नहीं रखते थे। इनके पिताजी अभी जिंदा हैं, उनसे बात हुई है। एक सुसाइड नोट मिला हुआ है और वो सुसाइड नोट पे जो है इन्होंने लिखा हुआ कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ जो है इस दुनिया जाना चाह रहा हूँ। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम ने कहा है कि जहरीले कफ सिरप तस्करी में गिरफ्तार कई आरोपियों का सपा से कनेक्शन है। आरोपी आलोक सिंह के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर वायरल होने पर भी उन्होंने निशाना साधा और कफ सिरप मामले में सीएम योगी के बयान के बाद अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार भी किया। शायराना अंदाज में सोशल मीडिया पोस्ट कर अखिलेश यादव ने लिखा, जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। ये रिपोर्ट देखिए। कफ सिरप तस्करी मामले में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद सख्त कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एफएसडीए, यूपी पुलिस और एसटीएफ इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने कालीन भैया जैया कोडीन भैया वाला तंज भी कसा था। खुली सड़क पे पकड़ने पहुंच गई, बताओ। बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं, कोडीन के माफिया घूम रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया।
अखिलेश यादव के साथ आरोपी आलोक सिंह की तस्वीर वायरल हो रही है। कफ सिरप केस में आलोक सिंह की गिरफ्तारी हुई है। सीएम योगी ने भी अखिलेश पर करारा पलटवार कर कहा कि कफ सिरप केस में जितने लोग पकड़े गए हैं उनमें कई लोगों के संबंध समाजवादी पार्टी के साथ सामने आए हैं। जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। सीएम योगी के बयान के बाद अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में लिखा, जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने पलटवार कर कहा कि जांच जारी है, पकड़े गए अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। ये कौन है? ये देखिए, ये सब कौन है? ये समाजवादी पार्टी के मुखिया के दाएं बाएं खड़े लोग कौन हैं? यही लोग ये कफ सिरप कांड में वांछित हैं और आरोप प्रत्यारोप दूसरे पर लगा रहे हैं। बौखलाहट का प्रतीक है, लेकिन सरकार की ओर से जो भी कोडीन कफ सिरप के मामले में या अन्य किसी मामले में दोषी पाया जाएगा जांच में, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कफ सिरप मामले में जहां जांच तेज है, वहीं प्रदेश में सियासी पारा भी हाई है। बीजेपी और एसपी के बीच वार पलटवार जारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन हंगामेदार रहा। कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में विधानसभा के बाहर एसपी के विधायकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। एसपी विधायक ऑक्सीजन सिलेंडर और कोडीन युक्त कफ सिरप लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे। वहीं सरकार की ओर से भी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का साफ संदेश दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा में आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। सत्र शुरू होने से पहले ही सियासी माहौल उस वक्त गर्मा गया जब समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ऑक्सीजन सिलेंडर और कोडीन युक्त कफ सिरप लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे। हालांकि इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विपक्ष की सोच नकारात्मक है। तो हमेशा निगेटिव सोचता है, विपक्ष हमेशा निगेटिव सोचता है, इसलिए उनकी बात क्या कहें, उनकी क्या बात कहें। इसलिए ये सत्र जो है छोटा सत्र जरूर है, लेकिन बाकायदा हर क्षेत्र में पूरी तरीके से जो चाहे वो अध्यादेश के प्रतिस्थानी बिल हो या फिर चर्चा हो या अनुपूरक बजट हो, बहुत सार्थक ये सत्र होगा। शिकोहाबाद से एसपी विधायक मुकेश वर्मा कफ सिरप से जुड़ा पोस्टर पहनकर विधानसभा पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान मुकेश शर्मा ने पूछा कि जहरीले कफ सिरप के सौदागरों पर कब बुलडोजर चलेगा। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड हो चुकी है। उनको वंदे भारत से चिढ़ है, उनको भगवान श्री राम से चिढ़ है, उनको वृंदावन में बाके बिहारी से चिढ़ है, उनको महाकुंभ से चिढ़ है, उनको बाबा विश्वनाथ से चिढ़ है। सनातन धर्म को वो फूटी आंख से देखना नहीं चाहते। तुष्टीकरण की राजनीति की हदें समाजवादी पार्टी ने पार कर दी है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन जहां प्रदूषण और स्वास्थ्य के साथ साथ एसपी विधायकों ने यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए, वहीं बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एसपी सांसद आर के चौधरी के विवादित बयान पर सियासी घमासान जारी है। उन्होंने कहा कि होलिका दहन और शवों को जलाए जाने से प्रदूषण होता है। इतना ही नहीं, आर के चौधरी से जब सफाई मांगी गई तो उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और चिराग पासवान ने उन्हें निशाने पर लिया है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और स्मॉग की समस्या के बीच होलिका दहन को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी का बयान विवादों में घिर गया है। उन्होंने कहा कि दाह संस्कार हो या होलिका दहन, दोनों के दौरान वायु प्रदूषण होता है। पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ।
ऐसे लाशें जलती हैं। और हमारा एक त्यौहार है होली दहन का। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। एसपी सांसद आर के चौधरी अपने विवादित बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि कोई उनके बयान पर विरोध भी करे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। मैंने आज भी कहा है कि जो भी चीज़ जलती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और अगर किसी का हर्ट करता है सेंटिमेंट तो मैं दोषी नहीं हूँ। वहीं एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इसे आर के चौधरी का व्यक्तिगत बयान बता दिया है। इस चीज पे कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं किसी की धार्मिक अल्फाज वो कहेंगे तो शायद कोई ऐसी बात नहीं बनेगी। अगर मैं कोई अल्फाज कह दूंगा तो उसको वो दूसरी तरह से लोग लेना शुरू कर देंगे, क्यों मैं नहीं चाहता कि मुद्दे से भटकाऊं। मैं चाहता हूं मुद्दे पर ही बात होनी चाहिए। एसपी सांसद आर के चौधरी पर बीजेपी का कहना है कि दिक्कत है तो धर्म बदल लें। वहीं एलजेपी ने बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। जो कह रहे हैं वो धर्म बदल लें, आर के चौधरी, मैं नहीं जानता हूं कि मुसलमान है कि हिंदू हैं। तो हिंदू धर्म में जलाने से हम तो एक ही जगह 3.5 हाथ, दूसरे धर्म में जो कब्र पे जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3.5 हाथ जमीन लेते हैं। सिर्फ कहने के लिए अगर आप ऐसे बयानों का इस्तेमाल करते हैं तो आप कईयों की भावना को ठेस पहुंचाते हैं। विषय की गंभीरता को समझते हुए मुझे लगता है सेंसिटिव मैटर है, हर किसी को जिम्मेदारी से बातों को रखना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने धर्म पर बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। साथ ही पूछा कि एसपी सांसद अपना वैचारिक प्रदूषण कैसे दूर करेंगे। शवों को जलाने से प्रदूषण फैलता है, कल को कहेंगे कि हवन से भी प्रदूषण फैलता है। इन वैचारिक कुबुद्धियों को कौन समझाए कि आखिरकार इसके पीछे विज्ञान क्या है और किससे प्रदूषण फैल रहा है। उससे ज्यादा तो इनके दिमाग से प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण को लेकर बयानबाजी सनातन धर्म तक पहुंच गई है। एसपी सांसद आर के चौधरी के विवादित बयान पर सियासी घमासान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई। युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा की संपत्ति जब्त की गई। ईडी ने सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती की संपत्ति जब्त की। इसके अलावा उर्वशी रौतेला, नेहा शर्मा की संपत्ति जब्त। ईडी ने युवराज सिंह की 2.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की। ईडी ने कई सेलिब्रिटीज की करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। तो ईडी ने बड़ी कार्रवाई की और कई सेलिब्रिटीज की संपत्ति को सीज किया गया है, जिसमें सोनू सूद, टीएमसी की मिमी चक्रवर्ती, क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा, एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला, नेहा शर्मा के नाम शामिल हैं। करोड़ों की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया है। सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई हुई है। कई सेलिब्रिटीज की करोड़ों की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। युवराज सिंह की 2.5 करोड़ की संपत्ति सीज हुई। रॉबिन उथप्पा, सोनू सूद का भी नाम इसमें शामिल है। उर्वशी रौतेला, नेहा शर्मा, इन सभी की संपत्ति को ईडी ने सीज किया है। टीएमसी विधायक मदन मित्रा देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं। यहां पर अग्निवीर की ट्रेनिंग होगी। सुनील नवप्रभात फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जी सुनील, इस प्रशिक्षण सेंटर की क्या खासियत है? देखिए, आज तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी साल ये घोषणा की थी कि जो भी युवा अग्निवीर में भर्ती होना चाहते हैं, राज्य सरकार उनको ट्रेनिंग देगी और बकायदा निःशुल्क ट्रेनिंग देगी। इसके बाद ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई और प्रदेश के हर जिले से बड़ी संख्या में युवाओं ने जो अग्निवीर सेना में जाकर अग्निवीर बनना चाहते थे, अग्निवीर भर्ती में शामिल होना चाहते थे, वो उन युवाओं ने यहाँ पर आवेदन किया और उसके बाद बड़े पैमाने पर जो युवा यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको बकायदा
निःशुल्क प्रशिक्षण सरकार दे रही है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सेंटर पर पहुंचे हैं। उन्होंने सेंटर का वो लगातार आप देख रहे हैं कि वो जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो किस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा जो बच्चे वहाँ पर रह रहे हैं उनकी क्या व्यवस्था है, किस तरह से उनको वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनके रहने खाने की व्यवस्थाएं किस तरह से वहाँ पर संचालित हो रही हैं। तो ये राज्य सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट है कि प्रदेश के वो युवा जो अग्निवीर में जाना चाहते हैं, सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उनको बकायदा यहाँ पर निःशुल्क ट्रेंड जो प्रशिक्षक हैं उनके द्वारा यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जी, तो अग्निवीर भर्ती ट्रेनिंग सेंटर का जायजा लिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और देहरादून में इसको बनाया गया है। मुख्यमंत्री धामी वहां पर हैं, हम देख रहे हैं कि कुछ लोग एक्सरसाइज भी करके दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री को। सुनील, अग्निवीर भर्ती ट्रेनिंग सेंटर का जायजा ले रहे हैं सीएम धामी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो मतलब सपोर्ट वगैरह है, वैसे आप थोड़ा कॉम्बैट स्पोर्ट की साइड में बॉक्सिंग साइड सपोर्ट। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने करोड़ों सनातनियों के आराध्य भगवान राम को लेकर नया ज्ञान दिया। उनका कहना है कि भगवान राम मुसलमान थे। ममता के विधायक के इस बयान पर बवाल मचा है। भाषण का वीडियो जारी कर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी, हिंदू आस्था का अपमान बताया। विवाद बढ़ता देख मदन मित्रा ने इस वीडियो को एआई जनरेटेड और झूठा करार दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में बांग्ला में टीएमसी विधायक मदन मित्रा को यह कहते सुना गया कि भगवान राम एक मुस्लिम थे। विधायक मदन मित्रा एक जनसभा को संबोधित करते हुए भगवान राम की धार्मिक पहचान पर टिप्पणी करते दिखे। বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, वो बताने के लिए काफी हैं कि ममता के राज्य में आखिर क्या हो रहा है। पहली तस्वीर बेलडांगा की आप देखेंगे, जहां कुछ दिन पहले टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने नई बाबरी की नींव रखी। कोलकाता के बेलडांगा की दूरी जो है वो 190 किलोमीटर की है। लगता है नई बाबरी की हवा मदन मित्रा तक पहुंच गई और वो इस बात को भूल गए कि भगवान राम करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं और उनके इस बयान से कई लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बीजेपी पर राजनीतिक टिप्पणी करने के लिए इसमें जबरदस्ती भगवान श्री राम का जिक्र किया और उन्हें मुसलमान बता दिया। अब इस बयान को लेकर खूब विवाद हो रहा है। बीजेपी ने इसे हिंदू मान्यताओं का अपमान कहते हुए तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठाए। बीजेपी ने सत्ताधारी टीएमसी पर हिंदू मान्यताओं का बार बार जानबूझकर अपमान करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेता मदन मित्रा ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम मुसलमान है। ये 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है, ये हम सब हिंदुओं का अपमान है। इससे ये स्पष्ट होता है कि तृणमूल कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है, जिसमें हर तृणमूल कांग्रेस का नेता हिंदुओं के खिलाफ बयान ममता बनर्जी के कहने पर कहता है। टीएमसी के नेता राम को मुसलमान बता रहे हैं। क्या ये नेता किसी और धर्म को लेकर ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं? साफ है मामला मुस्लिम तुष्टीकरण का है। कुछ और बयान भी आपको सुनवाते हैं। कहता भगवान राम हिंदू नहीं थे। जो विधायक जी ने बोला है उनके पास कुछ प्रमाण है? मेरे पास प्रमाण है। भगवान राम है, हिंदू थे, उनके पास प्रमाण है? कुछ प्रमाण दिखावे। नहीं अन्यथा उनको जेल हो। ऐसा जो बोलता है कि भगवान राम मुस्लिम थे, हिंदू नहीं है, उनको मैं सभी सनातनियों से अनुरोध करता हूं उनके खिलाफ मुकदमा दायर करें। भारत के विपक्षी नेताओं में हिंदुत्व की होड़ मची है। बात बात पर और एक के बाद एक स्टेटमेंट जो सनातन को नेस्तनाबूद करने वाले थे, अब उनकी मानसिकता सीधी सीधी धरातल पर परिलक्षित होते हुए नजर आती है। और ये वैचारिक दिवालियेपन के शिकार ये नेताजी कहते हैं कि राम तो मुसलमान थे।
वहीं राज्यसभा में आप सांसद संजय सिंह ने भी राम नाम को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना हराम में भी राम आता है। संजय सिंह का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। एसआईआर और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीएसपी की अहम मीटिंग हुई, जिसमें मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एसआईआर को गंभीरता से लेते हुए वोटर लिस्ट में नाम अपडेट करने के निर्देश दिए। मायावती ने कहा, अभी बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सरकारी धन का दुरुपयोग कर चुनाव को प्रभावित किया गया, जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। इस दौरान 15 जनवरी को मायावती का जन्म दिवस जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। यूपी में मंडल स्तर पर जन कल्याणकारी दिवस मनाया जाएगा। वहीं कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर पर सियासत शुरू हो चुकी है। सपा ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो बीजेपी का कहना है पुलिस की मेंटल हेल्थ के लिए अध्यात्म जरूरी है। टेंशन होता है, अवसादग्रस्त हो जाते हैं कठोर ट्रेनिंग के बाद, कठोर वो जो अपना वो करने लगते हैं, जो नौकरी 24-24 घंटे में 20-20 घंटे की उनको करनी पड़ती है, वो तनावग्रस्त हो जाते हैं, तमाम इस्तीफा देते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दरोगाओं ने तो अपने को गोली मार ली। तो ऐसे में उनको प्रेरक वचन देने के लिए आपने देखा होगा जेल में भी यही कथावाचक, ये साधु संतों के प्रवचन कराए जाते हैं। पार्टी की सरकार में पुलिस को जो काम करना चाहिए कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, उस पे भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करती। लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, कोडीन माफिया पैदा हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार का ध्यान कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का नहीं है।